बालम आओ हमारे देश। क्या हुआ जीजी, इतनी अचरज से क्यों घूरो हमारे को? जो ये थप्पड़ मैंने पहले ही मारे हो तो आज ये टेढ़ ही ना आता, क्योंकि आप ना किसी के प्रेम के लायक है ना किसी के विश्वास के। मैंने आप पर अपने से भी ज्यादा विश्वास किया। जो आपने कहो मैंने कियो। अरे मैं तो नफरत करती थी ठाकुर साहब से, पर आपने मारे मन में ये बात डाली कि मैं ठाकुर साहब की बींदड़ी हूं। सिर्फ मैं, उन पर सिर्फ मारो अधिकार है। आपने मारे को उनके करीब क्यों और उसे प्रेम करना सिखायो। और आज जब सचमुच में उनसे प्रेम करने लग गई हूं तो आप चलो हमारे से। मारी एक बात काट बांध दो जीजी, आज अट्ठे जो कुछ भी हो रही हो वो सिर्फ एक नाटक है, सिर्फ नाटक। और आप उस नाटक के एक पात्र। जैसे ही ठाकुर साहब की तबीयत ठीक हो जाएगी आपको काम खत्म हो जाएगा। इस वास्ते जो कुछ भी अटे हो रहे हो उसे सच समझने की भूल ना करना। ठाकुर रणवीर सिंह मारे बींद है, सिर्फ मारे। और आप दुर्भाग्य से भारी चीज, भारी सौतड़ बनने की कोशिश ना कर। चल रसा यही दिन दिखाने वास्ते आपने भारी को जिंदा रखा था कि आज भारी को अपनी उस बहन की नफरत भी सहनी पड़े। तो कभी मारे से घना प्रेम करती थी, मारे वास्ते सारी दुनिया से लड़ जाया करती थी। आज उसने भारी पर हाथ तक उठा दिया। ठाकुर साहब की नफरत के बाद हमारे पास सिर्फ अपनी बहन के प्रेम का सहारा था। और आज जब ठाकुर साहब बड़े भोले से प्रेम जताने लगे तो आपने हमारी बहन के मन में हमारे वास्ते नफरत पैदा कर दी। आज हमारे को आपसे घनी शिकायत है, घनी शिकायत है आपसे। और इस वास्ते अगर हमारे को नरक में भी जगह दो ना तो भी हमारे को मंजूर है। बड़ा रसाल की नफरत सहकर उसकी खुशी उस तक पहुंचा कर रहूंगी, भले ही उसके वास्ते रसाल भारी को सारी जिंदगी गलत समझती रहे, मतलब ही समझती रहे। मैंने मंजूर है और मैं उसे उसकी खुशी दिला कर रहूंगी, क्योंकि आप भी जानो इसी तरह ठाकुर साहब की जान हमारी रसाल का सुहाग सुरक्षित रहेगा। मारे को तो पूरा विश्वास है कि वो रुक्मी उस मठ के गुरुजी साहब से मिलकर उसने जरूर मारे जवाई साहब पे कोई काला जादू करवा दिया है। मारे को तो अब ये भी लागे है कि मारे जवाई साहब के साथ कोई हादसा नहीं हुआ होगा, इसमें भी रुक्मी की कोई चाल होगी। ये आप क्या कह रहे हो समदन साहब? बोलने तो क्या बोलूं समदन साहब, ना जाने कितने दिनों से उस मठ में रुक्मी रणवीर के साथ थी। समदन साहब मैंने तो ये बात सोची ही ना। आप कह रहे हो तो मारे को भी ऐसा ही लग रहा है कि जो आप कह रहे हो वो सच होगा। समदन साहब अब आप ही मारे को कोई उपाय बताओ कि ये रुक्मी मारी छोरी रसाल के जीवन से
और इस हवेली से दूर चली जावे। हमारे को तो अब एक ही रास्ता दिखे। देखो समदर्द, रुक्मी आपसे डरे और इस वक्त रणबीर भी घर पर ना है, उसको अपना डर दिखाकर अठे से ले जाओ, तभी आपकी छोरी रणबीर को मिल सके। लेकिन ये काम रणबीर के आने से पहले होना चाहिए। माँ, ये क्या कर रही हो आप? चल अठे से चल। माँ, थारे को हमारे साथ गांव चलना है, चल। माँ, मैं अठे से ना जा सकूं। अरे कैसे ना जा सके? मैं थारे को अठे ना रहने दूंगी। थारे को अठे रहने देकर मैं अपनी रसाल की खुशियां ना छीन सकूं। चल। माँ, हमारा हाथ छोड़ो। जे ठाकुर साहब वापस आकर भारे को अठे ना देखेंगे तो? खबरदार, जो ठाकुर साहब का नाम अपनी जबान से भी लिया, जबान खींच लूंगी थारी। अरे अब तक तो रसाल की भी आंखें खुल चुकी हैं कि आज तक तो रसाल की आंखों में धूल झोंक रही थी, विश्वासघात कर रही थी हमारी रसाल के साथ। चल। आपने पहले ही ठाकुर साहब के बारे में सबको अट्ठे बटाकर भारी दुविधा और भी बढ़ा दी, और अब भारे को अट्ठे से निकालकर और भी बड़ी गलती करने जा रही हूँ। माँ, मैं आपकी घनी इज्जत करते हुए बड़ी हुई हूँ और आज भी आपकी इज्जत करूं, पर आज आप हमारी एक बात गांठ बांध लो। जी मैं अठे आई हूं तो सिर्फ ठाकुर साहब वास्ते, और ठाकुर साहब के अलावा हरे को अठे से कोई ना निकाल सके। और आज के बाद दोबारा हमारे पर जोर जबरदस्ती करने की कोशिश भी ना करना। जे गांव जाना है तो आप जाओ, मैं आपके साथ ना आऊंगी। अब तो उस रुक्मी पर हमारी बातों का भी कोई असर ना हो रहे है। माँ साहब कुछ करो ना, मैं आपके पैर पड़ूं। माँ साहब, आप कैसे देख सके हो कि आपकी पोते की बींदड़ी को अपने बींद के सामने जबान बंद रखनी पड़े है। सुहागन होते हुए भी विधवा की तरह जीना पड़ रहा है। मैं आपसे विनती करूं माँ साहब, आप कुछ करो ना। मारे को भी ये देखना ना सोहे है, पर रणवीर के वास्ते कालजे पे पत्थर रखकर मैं चुप हूं। बस माताजी महाराज से प्रार्थना करो कि जल्दी से रणवीर की याददाश्त वापस लौटाए और वो रुक्मी को घर से बाहर निकाल दे। इस गुलदस्ते को मैं अट्ठे रख देती हूँ ताकि आते ही ठाकुर साहब की नजर इस पर पड़े। और इन कपड़ों को अलमारी में रख देती हूँ। ये हमारे ठाकुर साहब ऐसे कपड़े पहनेंगे? किसी को ये भी ना पता है कि अलमारी में कपड़े कैसे रखे जाते। रसाल, क्या हुआ ठाकुर साहब? आपको ऑफिस ना जाना है? ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था रसाल। ये कपड़े देखो कैसे रखे हैं, मैं हैंगर नहीं कर सकती तुम इन्हें। किसने रखे हैं कपड़े इस तरह? वो ठाकुर साहब, मैं भंडारे में थी तो मैंने जीजी से कहा तो आप। कितनी बार तुम्हें बताना पड़ेगा रसाल, मैं नहीं चाहता कि रुक्मी मेरे लिए कोई भी काम करे, कोई भी काम। और अगर तुम इतनी ज्यादा बिजी रहती हो ना तो तुम मुझे बोलो, मैं ये सारे काम कर लिया करूंगा। अच्छा बाबा, भूल हो गई मारे से। आज के बाद मैं किसी को भी ना कहूंगी आपके कपड़े रखने में। खुद ही सारों काम छोड़कर आपके कपड़े सलीके से रख दिया करूंगी, बस। हाँ ठीक है। ठाकुर साहब मुस्कुरा भी तो दो।
मैं देखूं कि आपको आपकी पसंद याद कैसे ना आए, और खासकर इन फूलों की खुशबू जो आपको घनी अच्छी लगे। पापा साहब, हमारे छोटे भाई की MRI हो गई है और 2 दिन में रिपोर्ट भी आ जाएगी और डॉक्टर ने कहा है कि वो खुद उसे अठे ले आवेगा। और यो ना बतायो कि रणवीर की तबीयत कब तक ठीक हो जाएगी? कोई दवाई देनी है या ना? दवाई तो दी है, पर ठाकुर साहब को तभी देनी है जब इनको बेचैनी महसूस होवे। बाकी तो अब रिपोर्ट आने के बाद ही सही दवाई दी जा सकेगी। आप फिक्र मत करो जिरजो साहब, ठाकुर साहब की तबीयत दुरुस्त हो जाएगी, मैंने बिल्कुल भरोसा है। रणवीर बेटा, अठे बैठ। रुक्मी कहाँ है? तू चल अपने कमरे में। चल रणवीर, तू भी थका हुआ लग रहा है, चल के अपने कमरे में आराम कर ले। हाँ, नहीं माँ जी, मुझे कोई थकावट महसूस नहीं हो रही है। वो भी तो जानना चाहिए ना, मैं उससे मिलकर आता हूँ। अब ठाकुर साहब वो अपने कमरे में आराम कर रही है और फिर मैं बता दूंगी उन्हें। ठाकुर साहब आप अपने कमरे में जाओ, आपको अच्छा लगेगा। मैंने एक बार कह दिया ना, मुझे आराम करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी आप मुझे मत बताइए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। ये लो, मुझसे तो कहा गया था कि तुम आराम कर रही हो, लेकिन तुम तो कुछ सोच रही थी क्या? ना ठाकुर साहब, बस ऐसे ही। तुम रो रही हो क्या? ना तो। तुम रो रही हो ना रुक्मी? बताओ ना मुझे, अगर किसी ने कुछ कहा है तो, इस घर के अगर किसी भी आदमी ने तुम्हें कुछ कहा है तो उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि अगर मैं इस हवेली में वापस आने के लिए राजी हुआ हूं तो सिर्फ तुम्हारे साथ। और अगर ये लोग वो बात भूल गए ना तो मुझे जाकर उन्हें याद दिलानी पड़ेगी। नहीं रहना मुझे यहां जहां तुम्हारी आंखें भी ना हो। नहीं रहूंगा मैं यहां। ना ठाकुर साहब, ऐसा कुछ भी ना है जैसा आप सोच रहे हो। मैं आपको लेकर परेशान थी, भगवान से दुआ कर रही थी कि आपकी रिपोर्ट सही आ जाए, जिससे आपको पिछली सारी बातें याद आ जाए। सच में रुक्मी, अपने होशो हवास में मैं तुम्हारे प्यार को इतना नहीं समझ सकता था, इसलिए तो मुझे मेरे बेहोशी के आलम में मिली हो। बहुत संभाला है तुमने मुझे। मेरे लिए तुम्हारी फिक्र दिखती है, पता चलता है कि कितना प्यार करती हो तुम मुझसे। और तुम ज्यादा चिंता मत करो, अभी 2 दिन में मेरी MRI की रिपोर्ट आ जाएगी, फिर इलाज शुरू हो जाएगा और तुम देखना, देखते देखते मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। ये घर के सारे लोग कहते रहते हैं मैं जाकर आराम करूं, कमरे में जाऊं, आराम करूं। तुम मुझे बताओ, मेरी आंखों में देखकर बताओ, मैं तुम्हें बीमार लगता हूं बीमार? देखो, एक तुम ही हो जो मुझे समझ पाती है, बाकी के लोग समझते ही नहीं। अरे हाँ, वो तुम मेरे लिए कपड़े लाने वाली थी ना, ले आई? अरे बताओ ना, कहाँ है कपड़े? थारे कपड़े थारे कमरे में हैं, इसी वास्ते मैं थारे को थारे कमरे में जाने के लिए बोल रही थी। ओह, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तब से पूछ रहा था मैं। अच्छा, मुझे सरप्राइज देना चाहती थी। और कमरे में ना जाकर मैंने तुम्हारा सरप्राइज खराब कर दिया। खैर कोई बात नहीं, अभी जाकर देखता हूँ कि कैसे कपड़े लेके आई हो मेरे लिए।
खबरदार चुत्तर ने रणबीर को ये बतायो कि रसाल उसके लिए कपड़े खरीद के लाई। उसे यही समझने दे कि तू उसके लिए कपड़े लाई है। पता नहीं रुक्मी को कैसे पता चला कि मुझे ताजे फूलों की खुशबू बहुत पसंद है। शायद मेरी पेंटिंग्स देखकर समझ गई होगी। ये क्या है? शाइनिंग वाली शर्ट, ये मरून, ब्लैक। मैंने रुक्मी से साफ साफ कहा था कि मुझे ऐसे रंग बिल्कुल पसंद नहीं, तो फिर वो ऐसे रंगों की शर्ट्स क्यों नहीं आई? एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है। ये कपड़े रुक्मी लेकर नहीं आई। क्या ये सब माँ जी? आपने रुक्मी के सामने कहा था कि कपड़े मेरे अलमारी में रखें। मैंने रुक्मी से कहा था कि मुझे ये रंग बिल्कुल पसंद नहीं। इसका मतलब साफ है कि कपड़े रुक्मी लेके नहीं आई। तो फिर कौन खरीद के लाया मेरे लिए कपड़े? मैं आपसे पूछ रहा हूं माँ जी, कौन खरीद के लाया मेरे कपड़े? बेटा रणबीर, तू ठीक कहे है, ये कपड़े रुक्मिणी ने ना खरीदे हैं, बल्कि मैंने और रसाल ने खरीदे। मैं आप ही का बेटा हूं ना माँ जी। ये तू के सवाल पूछे है? तो फिर और क्या समझूं मैं, जब आप मेरी खुशियों को इस तरह नजरअंदाज कर रही हैं? जब मैंने आपसे एक बार कह दिया था कि बाजार से रुक्मी मेरे लिए कपड़े लेके आएगी, तो फिर इसे बाजार जाने से क्यों रोका गया? इसलिए कि आज से पहले आपके वास्ते रसाली कपड़े खरीद के लाया करती थी। ऐसो आपकी मासा बता रही थी। चलिए ठीक है, मान लेते हैं ऐसे ही हुआ होगा, लेकिन आप अच्छी तरह जानती हैं कि मेरी याददाश्त नहीं है अभी। तो इसका क्या मतलब है? अब मैं अपनी पसंद के कपड़े भी नहीं पहन सकता क्या? हाँ छोरा, काहे ना पहन सके अपने पसंद के कपड़े। तो फिर आप इनसे कहिए कि मेरे मामले में दखल ना दें। जरूर रुक्मी को बाजार जाने से आप ही ने रोका होगा। बोलो रुक्मी, इन्होंने रोका था ना? इन्होंने रोका था ना तुम्हें? ना ठाकुर साहब, रसाल ने ना, मैंने रोकियो तो रुक्मी ने। माफ कीजिएगा, लेकिन अगर आप अपनी बेटी को खुशियां नहीं दे सकती तो ना से, लेकिन अब जो चंद खुशियां उसकी जिंदगी में आ रही हैं, उसे तो कम से कम मत छीनो आप। मैं उसकी खुशियां ना छीनूं, मैं तो उसे बदनामी से बचाना चाहूं ठाकुर साहब। जे वो बाजार में जाकर आपके वास्ते कपड़े खरीदेगी तो कई सवाल उठेंगे। आप ही के गांव वाले पूछेंगे कि कौन है ये छोरी और काई ठाकुर रणवीर के साथ रह रही है हवेली में। ठाकुर साहब, आपको तो कोई फर्क ना पड़ेगा, पर हम माँ बाप को तो जवाब देना ही पड़ेगा ना। और वैसे भी हमारे में कुंवारी छोरिया किसी गैर मर्द वास्ते कपड़े खरीदे हैं तो ये शुभ ना माना जावे है। रुक्मी की इज्जत मेरी इज्जत है। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि उसके माँ बापू का सिर गांव वालों के सामने झुके। इसलिए मैं फैसला करता हूं कि अब जल्द से जल्द मैं रुक्मी से शादी करूं। मैं रुक्मी से शादी करूं। मैं रुक्मी से शादी करूं।